नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 360 चैनल में। मैं रवि कुलरिया, हिस्ट्री लेक्चर राजस्थान से। आज के इस वीडियो में मैं रिव्यू करूंगा जे.एल. मेहता की पुस्तक मध्यकालीन भारत के पहले खंड का। यह पुस्तक 3 खंडों में आती है, जिसमें पहले खंड में सल्तनतकालीन इतिहास मिलता है, दूसरे खंड में मुगलकालीन इतिहास मिलता है और तीसरे खंड में आपको वहां की सोसाइटी और कल्चर के बारे में जानकारी मिलती है। यानी दोनों काल के, मध्यकाल में सल्तनत और मुगल काल की जो सोसाइटी यानी समाज, उनकी स्थापत्य कला, चित्रकला, संगीत कला इत्यादि के बारे में जानकारी मिलती है। उस पुस्तक का रिव्यू मैं इसके जस्ट बाद में करूंगा। तो यदि इसकी मैं विषय सूची आपको दिखाऊं तो इस पुस्तक का विवरण अच्छे तरीके से शुरू में दिया गया है ताकि आपको पता चल जाए कौन कौन से पॉइंट है। ये देखिए, इतिहास के समकालीन स्रोतों के बारे में यहां से दे रखा है। फिर प्राचीन भारत की गोधूली में राजनीतिक अवस्था दे रखी है उससे पहले की, अरबों की सिंध और मुल्तान विजय, फिर उसके बाद में गजनवियों का आक्रमण, ये सारी बातें होते हुए फिर दिल्ली सल्तनत की बात आ जाती है। काफी विस्तार में विषय सूची है ताकि आपको पता चल जाए इसके अंदर क्या है। ये मैं इसलिए दिखा रहा हूं कि आपको जो आप एग्जाम देते हैं उस एग्जाम के अकॉर्डिंग आपको पता चल जाए कि कौन कौन से बिंदु इसमें शामिल हैं। इसके बाद में देखिए खिलजी, तुगलक, सैयद लोदी और फिर उसके बाद में जो बहमनी और विजयनगर राज्य है उनका विवरण, जैसे कि अधिकांश पुस्तकों में इसी क्रम में मिलता है हमें। फिर उसके बाद में सल्तनत काल का प्रशासन दे रखा है, ये देखिए आप इस प्रकार से, और वास्तुशिल्पीय स्मारक। हालांकि चित्रकला, संगीत कला इत्यादि के बारे में इसमें जानकारी नहीं मिलती है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि जो तीसरा खंड आता है पुस्तक का, उस तीसरे खंड में इस प्रकार की बातों की काफी विस्तार से जानकारी दे रखी है। अब इसकी मैं अच्छाइयों की बात करूं, सबसे पहले कमियों की बात में करेंगे। इस पुस्तक की खास बात यह है कि इसमें बहुत ही कम गलतियां हैं। सामान्यतः पुस्तकों में जैसे एस के पांडे की पुस्तक मैंने बहुत अच्छी बताई, लेकिन उसमें भी आपको बार बार कोई प्रिंटिंग मिस्टेक मिल जाती है, कोई गलतियां मिल जाती हैं। एलपी शर्मा में भी मिल जाती हैं, लेकिन उस लिहाज से पुस्तक बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे तरीके से लिखी गई है। दूसरी बात, इस पुस्तक में आपको जो भी पॉइंट्स दिए गए हैं उनके बारे में सभी विचारकों की जो अलग अलग मत है। जैसे मोहम्मद बिन तुगलक का बिंदु आता है तो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में आपको विस्तार से सभी पुस्तकों में वर्णन मिलता है, लेकिन जिस प्रकार से विभिन्न इतिहासकारों के मत हैं उनको काफी विस्तार से बताने का प्रयास इसमें किया गया है, ताकि हर दृष्टि से, हर दृष्टिकोण से आप बात को समझ पाए कि क्या वास्तव में वो खराब शासक था या अच्छा शासक था, या उसके जो निर्णय हैं, चाहे दोआब में कर वर्दी हो या खुरासान वाला अभियान हो, या चाहे नए सिक्कों का प्रचलन हो, यानी जो मुद्रा है उसको, जो तांबे के सिक्के जारी किए थे उसको आप कह सकते हैं सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन वाला पॉइंट है जैसे, तो उसके अलग अलग मत इस प्रकार से समझाने का प्रयास किया गया है कि आपकी दृष्टि खुल जाती है कि इस बारे में लेखक क्या कहना चाहता है और उस बारे में अलग अलग विद्वानों की ये मत क्यों है, और फिर बाद में उनका खंडन करते हुए अपना मत जे.एल. मेहता प्रस्तुत करते हैं। वो एक बहुत ही शानदार तरीके से इसमें लिखा गया है। सिर्फ मैंने एक उदाहरण दिया है मोहम्मद बिन तुगलक का, चाहे आप खिलजी की बात करें, चाहे आप रजिया सुल्तान की बात करें, चाहे किसी भी वंश के किसी भी शासक की बात करें, उस बात को बहुत बेहतरीन तरीके से दिया गया है। सिर्फ एक वंश है जैसे लास्ट में सैयद वंश का, उसका विवरण बहुत कम दिया गया है। बाकी जो महत्वपूर्ण वंश है जैसे खिलजी, तुगलक और ये जो गुलाम वंश है, इसका विवरण बहुत ही अच्छे तरीके से दिया गया है। तो राजनीतिक इतिहास यदि पढ़ना हो किसी को सल्तनत काल का, तो सल्तनतकालीन राजनीतिक इतिहास या उससे पहले जो गजनवी, गौरी वगैरह है, उनका राजनीतिक इतिहास पढ़ना हो तो इस पुस्तक से बेहतर पुस्तक मिलनी मुश्किल है। हालांकि जैसे मैंने इससे पहले जो रिव्यू किए थे सतीश चंद्रा की बुक के भी किए हैं, बहुत सारी पुस्तकों के किए हैं और इन सबका मैं कंपैरिजन भी कर दूंगा जल्द ही, लेकिन सबसे ज्यादा बेहतर तरीके से इसमें लिखा गया मुझे मालूम होता है। जैसे मैं आपको दिखाऊं कोई पॉइंट, जैसे यहां हर जगह आपको कुछ नंबरिंग लगी हुई मिलेगी, जैसे गए के आगे थोड़ी सी नंबरिंग आपको लगी हुई मिलेगी, तो लास्ट में जैसे ही कोई चैप्टर खत्म होता है तो उसके बीच में यदि कुछ बातें इस प्रकार की रह जाती हैं विद्वानों के मत, तो लास्ट में इस प्रकार से बताई जाती है। जैसे बर्नी की फरिश्ता की किताब में क्या लिख रखा है, किस विद्वान ने किस प्रकार से उसका वर्णन किया है और उसका औचित्य क्या है, क्या वो वर्णन सही हो सकता है, नहीं हो सकता, सब प्रकार की बातें मेंशन की गई हैं। तो जैसे एस के पांडे और एलपी शर्मा वाली पुस्तकें हैं वो जैसे पीजीटी वगैरह के लिए सफिशिएंट है, यानी उससे ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन उससे ज्यादा भी कोई पढ़ना चाहता है या कॉलेज लेक्चरर के लिए पढ़ना चाहता है तो उस प्रकार की व्यक्तियों के लिए ये निश्चित रूप से बहुत अच्छी पुस्तक है। और इसमें गलतियां बहुत ही मिनिमल हैं। गलतियां देखो, बिना गलतियों की कोई किताब आपको नहीं मिलेगी। आप चाहे मार्केट में सर पटक के मर जाएंगे, बिना गलती की किताब कोई छपी नहीं आज तक। गलतियां होती हैं निश्चित रूप से, लेकिन इसमें बहुत ही कम गलतियां हैं और इतने अच्छे तरीके से विवरण दिया गया है। जैसे मैं आपको कुछ पॉइंट्स दिखाऊं तो आप उसमें पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। आप इसमें देख सकते हैं, कुछ पॉइंट्स मैं आपको दिखाता चलूंगा। जैसे सीडी मौला की फांसी वाला विवरण है, किस प्रकार से जलालुद्दीन पर एकमात्र जो धब्बा है कि उसने, वो दयालु था लेकिन ये एकमात्र पॉइंट ऐसा था जिसमें उसने, तो इसको कितने विस्तार से बताया गया है। तो काफी
हर चीज को समझने के लिए आप विस्तार से समझना चाहते हैं तो आप इस प्रकार की पुस्तक पढ़ सकते हैं। साथ ही आपको फैक्ट्स भी मिल जाएंगे सारे। ऐसा तो नहीं है जैसे पप्पू सिंह प्रजापति की तराइन से पानीपत पुस्तक है, वो बहुत ही अलग प्रकार की पुस्तक है। उस पुस्तक को तो आप पढ़ सकते हैं फैक्ट्स को एकदम घोट कर पीने के लिए, उसमें सारे फैक्ट्स हैं। वो एक अलग प्रकार की पुस्तक है। लेकिन यदि अब मैं किस एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है वो बात करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ी सी इसकी कमियां बता देता हूं। इसकी कमियां ये है कि हिंदी वाला जो इसका एडिशन आता है उसकी पेपर क्वालिटी अच्छी नहीं आती। इसकी पेपर क्वालिटी बिल्कुल ही हल्के स्तर की है और प्रिंटिंग भी बहुत हल्की है। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि आप पढ़ नहीं सकते। मुझे कहीं भी किसी भी पेज में ऐसा नहीं लगा कि मुझे पढ़ने में दिक्कत हुई, लेकिन पेपर क्वालिटी अच्छी नहीं है, ये मैं बिल्कुल कहूंगा। यानी सबसे खराब पेपर क्वालिटी वाली पुस्तकों में इसको मैं हरीशचंद्र वर्मा के साथ शामिल करूंगा। लेकिन ये पुस्तक अलग अलग मध्यकाल में एक बहुत सी उलझन वाली स्थिति है कि बहुत सारी अच्छी पुस्तकें आती हैं, तो उसमें आपको अपने एग्जाम के हिसाब से जो पॉइंट्स अच्छे दिए गए हैं उसके हिसाब से आपको सेलेक्ट करनी होती है पुस्तकें। तो उसमें सहायता करने के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा जैसे मैंने बताया। तो इसकी कमी मेरे को सिर्फ एक ये लगी कि इसकी पेपर क्वालिटी और प्रिंटिंग अच्छी नहीं है। बाकी बात करें तो इसका कंटेंट बहुत ही अच्छा है। मेरे को सबसे अच्छी पुस्तक मैं कहूंगा, जितनी भी मध्यकाल की पुस्तकें उसमें सबसे अच्छी पुस्तकों में से एक कहूंगा यूपीएससी के लिए। जैसा कि मैं कह रहा था एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताऊंगा, तो यूपीएससी के लिए निश्चित रूप से बहुत ही अच्छी बुक है। और अभी मैंने इसका थर्ड पार्ट भी पढ़ लिया है जिसका मैं रिव्यूज के बाद में करूंगा। सेकंड पार्ट मैंने इसका नहीं मंगवाया, थर्ड पार्ट मैंने जानबूझकर इंग्लिश में मंगवाया क्योंकि इसकी क्वालिटी देखने के बाद में मैंने सोचा कि देखते हैं इंग्लिश की क्वालिटी कैसी आती है, तो मैंने इंग्लिश में मंगवाया। सेकंड पार्ट मैंने इसका नहीं पढ़ा है, लेकिन जैसा कि फर्स्ट और थर्ड पार्ट में देख पा रहा हूं बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा विवरण। लास्ट में आपको देखिए ये सुल्तानों के वास्तुशिल्प ये स्मारक मिल जाएंगे और लास्ट में थोड़ा सा शॉर्ट में भी आपको विवरण मिल जाएगा, जैसे लाहौर और दिल्ली के 32 सुल्तानों के बारे में, उनका शासन कब शुरू हुआ, किस प्रकार उनकी मृत्यु हुई, इसके बारे में विवरण दिया गया है। देखिए बहमनी सुल्तानों के बारे में भी दिया गया है। और खास बात यह है कि इतनी ज्यादा डेट्स के बावजूद गलतियां बहुत ही कम मिलती हैं, नहीं मिलती है। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले इसका कंपेयर कर रहा था मैं उसको एसके पांडे के साथ में, उसमें फिर भी ज्यादा गलतियां मिल जाती हैं। हालांकि वो अच्छी पुस्तक है, पीजीटी टीजीटी के लिए बहुत ही अच्छी पुस्तक है। और इसमें तो आपको 3 पुस्तकें पढ़नी पड़ती हैं जो ज्यादा हो जाती हैं छोटे एग्जाम्स के लिए। यदि एक काल के लिए 3 पुस्तकें पढ़नी पड़े तो वो ज्यादा हो जाती हैं। लेकिन यदि आप एडवांस स्टडी, जैसे इसका नाम है पुस्तक का, वो करना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छी बुक है। यूपीएससी में जिसका हिस्ट्री ऑप्शनल है वो निश्चित रूप से इस बुक को पढ़ सकता है, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। बहुत अच्छी पुस्तक है। यदि आप नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, तो भी आप इस बुक को पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है। लेकिन यदि आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, तो टीजीटी के लिए तो बिल्कुल मत पढ़ना, क्योंकि इतना विस्तार से पढ़ने की जरूरत आवश्यकता नहीं है। यदि आप फर्स्ट ग्रेड पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास समय है, तो आप निश्चित रूप से इस बुक को पढ़ सकते हैं। लेकिन यदि समय अभाव है और आप जल्दी से बुक को कंप्लीट करना चाहते हैं तो एसके पांडे और एलपी शर्मा भी सफिशिएंट रहती हैं। तो मेरी राय में ये जो मध्यकालीन भारत का वृत्त इतिहास है, जेएल मेहता की पुस्तक, ये बहुत ही अच्छी पुस्तक है और मध्यकालीन भारत की सबसे अच्छी पुस्तकों में से एक है। और जिसके पास सिविल सर्विसेज में हिस्ट्री ऑप्शनल है उसको निश्चित रूप से इस प्रकार की पुस्तकें पढ़नी चाहिए। तो ये था मेरा रिव्यू जेएल मेहता की मध्यकालीन भारत के खंड प्रथम का। मेरी राय में ये एक बहुत अच्छी पुस्तक है। धन्यवाद।